बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वकालतनामा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लीगल कॉर्नर के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है इन कोलेब्रेशन विद एफएम रेडियो बैरिया यूनिवर्सिटी। तो आज उसी तनाज़ुर में हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज मैंने अपनी एक कोलीग को इनवाइट किया है जिनका हम आज इंटरव्यू करेंगे। हिजाब फातिमा मेरे साथ पढ़ती हैं, तो मैं हिजाब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक आपने यू। मुझे मौका दिया। थैंक यू। तो मैं इस इंटरव्यू के अंदर डियर फ्रेंड्स छोटे छोटे सवालात पूछूंगा ताकि हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल सके और कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो हिजाब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने मैट्रिक और इंटर जो है वो कहाँ से किया है? मैंने हाईटेक से मैट्रिक और एफएससी दोनों की हैं। प्री मेडिकल में मैंने एफएससी की थी, फिर लेटर ऑन मैंने इरादा किया कि मैंने लॉ करना है। अच्छा, तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो लॉ आपका इरादा बना कि मैंने लॉ करना है, तो ये कैसे इरादा बना आपका? फैमिली में सारे मतलब बचपन से लॉयर्स थे। दादा बचपन से मेरे लॉयर थे, चाचू सारे लॉयर हैं, ताया भी लॉयर हैं, और बाबा ने भी मेरे लॉ करके फिर छोड़ा है। तो बचपन से एक इन्वायरमेंट देखा था कचहरी का। बल्कि मैं छोटी थी तब मैं अपने ताया के साथ एक दफ़ा कचहरी गई थी। तब से मेरे माइंड में था कि मैंने कहीं ना कहीं लॉ करना है। तो तो मतलब हुआ कि ये नहीं, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं नहीं, है, मैं तो फर्स्ट जनरेशन ठीक लॉयर हो नहीं हूँ। गया। तो ये नहीं कि कचहरी जाना आपका अभी अभी आप ये स्टडीज के दौरान कचहरी जाती हैं कि? जी, मैं जाती हूँ। एडवोकेट हफीजुल्लाह याकूब के साथ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और वैसे जो है, अगर क्योंकि वुमेन इन लॉ जो है ये एक मेरा टॉपिक है जिसको मैं अक्सर इसके बारे में बात करता हूँ। आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन हैं उनको इस शोबे में आना चाहिए और क्या उनके लिए इस शोबे में मौक़े मौजूद हैं? अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी लिमिटेड हैं। खासकर अगर आप कचहरी वगैरह की बात करें, उधर आपको फीमेल लॉयर्स बहुत कम मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू मेल लॉयर्स। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी क्लाइंट्स हैं फीमेल, वो इस वजह से कचहरी नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पे मर्द वकील हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं होती या फैमिली उनको अलाउ नहीं करती। तो जब आप अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को वकालत में आने देंगे, तो इस तरह दूसरी औरतों के लिए भी आसानी होगी। वो अपनी मुश्किलात जो हैं वो कचहरी के थ्रू हल कर सकेंगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा कि मैं कचहरी जाती हूँ, तो आप मुझे वहाँ का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस अगर आप अपना शेयर करना चाहें, ताकि जो हमारी ऑडियंस, खास करके जो ख़वातीन, जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताएं वहाँ पे क्या क्या आपने क्या क्या नोटिस किया, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है और क्या मतलब ऑन ग्राउंड सिचुएशन है? मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मतलब अगर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज लेके चलोगे तो कोई आपको कचहरी में तंग नहीं कर सकता। और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से फॉरम्स भी बन गए हैं कि इन केस कोई अगर आपको तंग करने की कोशिश करे तो आप कंप्लेन कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा एडवोकेट्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं इस मामले में। मेरी बल्कि इस बारे में डिस्कशंस भी हुई हैं और एसोसिएट्स के साथ। तो वो भी बड़े सपोर्टिव हैं कि अब औरतों को इस फील्ड में आना चाहिए और कचहरियों में आना चाहिए। मतलब कोर्ट कचहरियों को अब वो एक बुरी ज़ुबान में, जिस तरह हम बचपन से सुनते थे कि हमारे घर की औरत कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी, उस पर्सपेक्टिव से निकल के अब हमें देखना चाहिए, क्योंकि अब इतने बुरे हालात नहीं रहे। खासकर इस्लामाबाद कचहरी बहुत अच्छी जगह है औरतों के लिए जाने के लिए। मतलब कोई उस तरह अनसेफ नहीं है, थ्रेटनिंग नहीं है, बल्कि प्रोटेक्टिव सा एनवायरनमेंट है। अच्छा, फैमिली जो है वो आपकी कितनी इसमें सपोर्टिव थी आपकी इस फैसले में लॉ के हवाले से? इनिशियली तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कचहरियों का माहौल देखा हुआ था। तो उनको ये था कि बिल्कुल लॉ तो करना ही नहीं है, और अगर कर लिया तो प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करना, जुडिशरी में चली जाना। या मतलब उनको ये था कि सेफ नहीं है औरतों के लिए, या लोग बुरी तरह से इसके बारे में बात करते हैं कि वकील हो रहता है। लेकिन आप बहुत सपोर्टिव हैं। बल्कि जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मेरे बाबा के बचपन के दोस्त हैं, और बाबा खुद भी बहुत सपोर्टिव हैं, मामा भी बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। तो अब सब मतलब खुश हैं मेरे इस डिसीजन से। तो देखें, मैं ये जो आज हमने गेस्ट को इनवाइट किया है, मैंने इसीलिए इनवाइट किया है कि ये एक टैलेंटेड स्टूडेंट हैं और देखें वो आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हैं। तो मैं ख़वातीन को जो मैं अक्सर इस हवाले से इनकरेज करता हूँ कि उनको माशरे में समझें कि अगर एक गाड़ी है, उसकी मिसाल ले लें, तो उसके दो पहिए होते हैं। तो मुराद है कि मर्दों के बराबर ख़वातीन का भी एक, शाना हाँ, बशाना। उनका एक मुकाम है और उनको इस मामले में घबराना नहीं चाहिए कि कोई भी फ़ील्ड हमारे लिए नहीं है। हर फ़ील्ड में वो अपना लोया मनवा सकती हैं।
तो अच्छा हिजाब, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आपने मुख्तलिफ इंटर्नशिप भी कर रखी हैं, मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन सी जगह इंटर्नशिप की है, और अगर किसी स्टूडेंट ने, ख़ास करके फीमेल स्टूडेंट ने कोई भी इंटर्नशिप करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? ठीक है। मैंने सबसे पहली इंटर्नशिप पिछले साल फॉस्पा में की थी। ये इदारा ख़वातीन के वैसे हरासियत के ख़िलाफ़ जो औरतें मिलकर काम कर रही हैं उस इदारे में। तो फेडरल ओम्बुड्समैन है। मेरा इधर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मुझे पता चला कि हरासमेंट कंप्लेंट्स कैसे फ़ाइल कर सकती हैं लड़कियां, बल्कि लड़के भी कैसे फ़ाइल कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो इसका प्रोसीजर तो आजकल के दौर में तो बहुत आसान हो गया। सोशल मीडिया के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकती हैं, ओम्बुड्समैन की अपनी वेबसाइट पे भी एडवर्टाइज, और ये एक पेड अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर में है या फिर 8th सेमेस्टर में है। तो ये पेड अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोर्ट्स हैं उनके अंदर, अपने जो प्रॉपर्टी के केसेस से भी डील करते हैं, हरासमेंट के केसेस से भी डील करते हैं। सेकेंड जो मैंने की थी वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में थी। वो भी एक अच्छा फॉरम है। उसमें सारी कंप्लेंट्स आती थी कि किस तरह क्लाइमेट को लोग नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक सिगरेट कंपनी का मुझे याद है, हमने केस डील किया था कि उनकी फैक्ट्री से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था कि उसकी वजह से इस्लामाबाद का सारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा था। तो कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया था और उनको अच्छी खासी कंपनसेशन जो है वो पे करनी पड़ी थी, मिलियंस की। तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही, फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था और मैंने अप्लाई किया था। और ये भी पेड अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा हिजाब, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी मुझे ये बताएं कि आपने हरेसमेंट का जिक्र किया है, वुमेन होते हुए या मेल होते हुए, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हरेसमेंट एक हकीकत है। लेकिन मेरी कुछ ऐसे मोअज़्ज़िज़ लोगों से गुफ्तगू भी होती है इस हवाले से। मुझे आप ये बता दें कि जो फॉल्स एलिगेशन ऑफ हरेसमेंट है, क्या ये आपने वहाँ पे, जब आपने गए हैं वहाँ पे फोस्पा में, तो क्या आपने वहाँ पे ये नोटिस नहीं किया कि किसी पे, किसी मर्द पे या किसी औरत पे फॉल्स एलिगेशन ऑफ हैरेसमेंट कर लगा देना, ये क्या एक बहुत आसान काम नहीं है? कि आपके कोई ग्रजेस हों किसी एक फीमेल या मेल के साथ, आप उसको अपना वो काम बराबर करने के लिए, हिसाब बराबर करने एलिगेट के लिए, कर तो आप ये कर दें। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। बल्कि जब मैं फॉस्पा में गई थी नई नई, तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि लड़कियां या बल्कि लड़के भी अगर किसी के साथ नहीं बन रही ऑफिस में तो उस पर एलिगेशन लगा दी कि हिरास कर है। तो फॉस्पा ने उसके लिए बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ था कि वो 3 स्टेप्स में पहले आइडेंटिफाई करते थे कंप्लेन को कि ये रियल है या फेक है। उसमें वो मल्टीपल एविडेंसेस मांगते थे, विटनेसेस मांगते थे, आई विटनेसेस या फिर सीसीटीवी एविडेंस अगर कोई निकल आता है तो वो कंप्लेन को आगे इंटरटेन करते थे। वरना वो इनिशियल स्टेजेस पे ही जो है वो रद्द हो जाती थी, और रद्द होने के साथ साथ जो फाइलर होता था उस पर फाइन भी होता था उल्टा, कि आपने दूसरे की रेपुटेशन डैमेज करने के लिए हरासमेंट की कंप्लेन फाइल की है। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ था लोगों को, ताकि किसी के लिए इतना आसान ना हो जाए नेगेटिव कंप्लेन फाइल करना या फॉल्स एक्यूजेशन लगाना। क्योंकि फ़ाइन वगैरह की वजह से फिर लोग डरने लग गए थे। मैंने उधर 6 महीने काम किया है। एंड पे जो मेरा लास्ट मंथ था उसमें शायद सिर्फ 2 हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी जो फॉल्स थी। बाकी सारी की सारी उन्होंने टेस्टिफाई कर ली थी कि ये रियल कंप्लेंट्स हैं और इनमें कुछ मतलब फॉल्स नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बड़ी, हिजाब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह तौर पे बात बता देता हूँ कि अगर किसी भी मेल या फीमेल के साथ हरेसमेंट हो, तो हर इदारे के अंदर अंदर ही एक कमेटी होती है, उसको हम हरेसमेंट कमेटी बोलते हैं। आप सबसे पहले जाके वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर ये अगर तो आपका मसला हल नहीं होता तो आप देन फॉस्पा जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो फॉल्स एलिगेशन वाली बात मैंने हिजाब के साथ डिस्कस की है, ये भी हमारे माशरे की एक हकीकत है। लेकिन इसमें भी, जिस तरह मैंने कहा है कि अगर हरेसमेंट हो तो उसमें भी खामोश नहीं होना, और अगर फॉल्स एलिगेशन कोई आप पे लगाए तो उसका भी आपने प्रॉपर बंदोबस्त करना है। उसका मैं आपको एक और हल बता देता हूँ। जिस तरह के इन्होंने बयान किया है कि रेपुटेशन मेरी ख़राब की है एक बंदे ने, कि मेरे पे अगर फॉल्स एलिगेशन लगाया, उसको आपने ऐसे छोड़ नहीं देना, आपने उसका भी पीछा फिर करना है। आप उस पर डेफेमेशन का केस करें, आपके पास सिविल रेमेडी मौजूद है। इसके अलावा क्रिमिनल रेमेडी भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर आप सीपीसी को गौर से पढ़ें तो ऑर्डर 6 रूल 16, अगर एक बंदा, फॉर एग्जांपल एक प्लेंट के अंदर एक खातून जो है
वो किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा देती है, कोई भी एक बात कर देती है कि जी हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, और वो स्कैंडलस और एक फेक बात है, गलत बात है, एलिगेशन है। आप कोर्ट को ये दरख्वास्त दे सकते हैं ऑर्डर 6 रूल 16 के तहत, सीपीसी के तहत, कि भाई ये जो फलां इसने स्टेटमेंट दी है इसको आप स्ट्रक ऑफ करवाएं। तो आपने, मैं जिस तरह हरेसमेंट की बात करता हूँ कि अगर मेल या फीमेल के साथ हो आपने खामोश नहीं होना, तो आपने फेक अगर कोई एलिगेशन लगाए उस पर भी खामोश नहीं होना, और उसको बराबर आपने उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है कि उसकी कैसे भी जरूरत, जिस तरह के हिजाब ने बताया कि कोर्ट्स जो हैं वो भी उस पर फिर फाइन लगाती हैं, उसको पनिशमेंट होती है। इतना आसान नहीं है किसी पे कोई बंदा, तो ये भी नोटिस करना चाहिए कि आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो हकीकत पर मबनी। अच्छा हिजाब, आपने बड़ी अच्छी तरह बयान किया। अब मुझे बताएं कि मूटिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मूटिंग का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 4th सेमेस्टर से अब तक मूड्स, 4th में मैंने स्टार्ट किए थे, अब तक मैं 8 मूड्स कर चुकी हूँ। उसमें माशाल्लाह। मॉक ट्रायल्स भी हैं, मूड्स भी हैं। अब तक एक मेरी बैड लक रही है कि मैं मूड जीत नहीं सकी, लेकिन मैं 2 दफ़ा रनर अप रही हूँ और 2 माशाल्लाह। दफ़ा बेस्ट ऑरलिस्ट भी रही हूँ। तो मूटिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले मुझे लगता था पता नहीं कोर्ट में जाके वकील कैसे बात करते होंगे, क्योंकि आपको ज़ाहिर है डर लगता है जज के सामने जाने से, या ज़ाहिर है इतना भरा हुआ कोर्ट रूम है, उसमें आप कैसे बात करते होगे। लेकिन मूटिंग ने जज के साथ बाइज्जत तरीके से जो आप आर्ग्यू करते हो ना, वो करना सिखाया है। बजाय मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाना, बल्कि एक इज्जत के तरीके से आपने जज से भी बात करनी है, ओपोनेंट पार्टी से भी बात करनी है। और किसी की मतलब मूटिंग से मैंने ये सीखा है कि आपने किसी की, जैसे आम हालात में होता है ना, वकील कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हैं दूसरे वकला की, इस तरह का आपने कुछ नहीं करना, बल्कि इन रिस्पेक्टफुल मैनर आपने फैक्ट्स पे स्टिक करना है। जो फैक्ट्स हैं आप उनको सही या गलत प्रूव करें, बजाय कि आप किसी के कैरेक्टर पे बात करें या किसी की रेपुटेशन पे बात करें। अच्छा, मेरे ख्याल से भी यही बात है कि जो एलिगेशंस वाला, या ये जो वो ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातें करना, शाउट करना, ये एक वकील को जेब नहीं देता। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए अगले को साबित शिकस्तें। करते हैं, हाँ, कि भाई ये बात, इसकी बात में वज़न नहीं है, मेरी बात में वज़न है। एक शाइस्ता अंदाज में भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हिजाब, आपने मूटिंग की है तो मैं इसके अंदर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैं एक खरी बात करना चाहूँगा कि जो मूटिंग है, आपसे मैं सीखना भी चाहूँगा कि जो मैंने आज तक विटनेस किया है कि मूटिंग में फैंसी बातें ज़्यादा हैं, इंग्लिश पे ज़ोर ज़रा ज़्यादा है, और जो लॉ का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लॉ है, या जो असल फैक्ट्स पे बात करना या आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग होना, वो मैंने बहुत कम देखा है। देखिए, आप इस बारे में ज़रा बताएं कि ये बात सही है? ये एक हार्श मतलब साइड, बुरी साइड है एक मूटिंग की, डार्क साइड। और आज ही मैं बल्कि अपनी दोस्त से यही बात कर रही थी कि ज़्यादातर बेस्ट अटर्नी उसको मिलता है जिसका एक्सेंट अच्छा होता है इंग्लिश का। इस बेस पे नहीं मिलता कि उसकी फैक्ट्स पे कितनी ग्रिप थी, या वो आर्ग्यू कितना अच्छा कर रहा है, या अगर कोई बंदा थोड़ा ज़ुबान में लड़खड़ा रहा है तो उसको सीधा सीधा कह दिया जाता है कि इंग्लिश में बात करो। मतलब बहुत कम ऐसे मूड्स होते हैं जो बायलिंगुअल होते हैं, जिसमें दोनों ज़ुबान। हालांकि ऐसा कचहरी सिस्टम में कुछ नहीं है, आप उधर इंग्लिश में बात करते हो, जज आपको बोलता है कि उर्दू में बात करो। तो मेरे ख्याल से मूटिंग जो है वो बिल्कुल ही एक हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा उसको पाकिस्तानी कल्चर के साथ रिलेट करना चाहिए। ऑल्दो वो इंग्लिश प्रैक्टिस है, लेकिन क्योंकि अब हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसको रिलेट करना चाहिए पाकिस्तान के रूल्स के साथ, इधर के कोर्ट रूम एथिक्स के साथ, कि यहाँ पे क्या होता है, ताकि स्टूडेंट वो सीखे। क्योंकि जब मैं मूड्स के बाद कचहरी में गई थी तो वो टोटली ऑपोजिट था, दो अलग अलग दुनिया थी बिल्कुल। तो इस पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा फोकस करना चाहिए हर यूनिवर्सिटी को। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ और मतलब है सवालात जनरल हवाले से पूछूंगा। मुझे ये बताएं कि आपने जो है इस बैरियर यूनिवर्सिटी की, आपने इस जर्नी के अंदर आपने कैसा पाया कि लोग जो हैं क्या वो सपोर्टिव हैं? क्या अगर कोई बंदा किसी किस्म का इनिशिएटिव लेता है, जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ, आपने माशाल्लाह ये एक चीज़ इनके ऊपर क्रेडिट जाता है इनको, इन्होंने एक सोसाइटी की बुनियाद रखी है और प्रेसिडेंट भी हैं, BSWA, बताएं वो क्या है, और उसके बारे में ये बातें छुपाएं मत, इनको बताएं ज़रा। बहरिया एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है जो मैंने बनाई थी 2 साल पहले, क्योंकि मुझे ऐसा एक कमी लगती थी। मतलब बाकी हर किस्म की सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, आर्ट्स एंड ड्रामेटिक्स है, लेकिन एक जिंदा मखलूक आपके साथ है और उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा था। तो मुझे शुरू में मैं खुद पूरे कैंपस की बिल्लियों को खाना दिया करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बर्डनाइजिंग होता गया।
तो मैंने सोसाइटी बनाई और लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, हमारे लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। उसके अलावा फिर मैम फ़िज़ा हैं एसएससी की, सर सरफराज हैं डायरेक्टर कैंपस, सर कैसर हैं, सर कैसर क्या है, मैं भूल गई उनका रैंक। सर कैसे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और इन सब ने मतलब एक तरह से सोसाइटी को इन्होंने ही आगे ग्रो करवाया, क्योंकि मेरी पहली बार थी, मुझे ना इतना पता था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और एनुअली आप जो है लोगों को हायर करते, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इन सब ने मुझे गाइड किया और अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि जब छुट्टियां होती हैं तो सर कैसर जो हैं वो खुद सारी यूनिवर्सिटी की बिल्लियों को खाना डालते हैं या किसी गार्ड को कह देते हैं कि आप खाना डालें। तो मेरा ये एक्सपीरियंस जो है वो, क्योंकि मुझे ऐसा, मैंने हमेशा से ये सुना था कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ऑपोजिट रहा है। मुझे बहुत सपोर्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। जिनसे सरफराज की मैं बात कर रही हूँ, ये डायरेक्टर एडमिन है और इन्होंने पर्सनली मुझे रीच आउट किया था, अप्रिशिएट किया था कि आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहा है बॉयज़ के लिए यूनिवर्सिटी में। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, लेकिन मतलब है कि आपको भी कुछ काविश करनी पड़ती है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान, और ये भी बताएं कि अगर किसी ने रजिस्टर करना हो अपनी आपकी सोसाइटी जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, हमारी एनुअल रिक्रूटमेंट्स होती हैं, उसमें हम फॉर्म भी बनाते हैं, गूगल फॉर्म्स में फॉर्म बना होता है, प्लस इधर लॉ डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ नोटिस बोर्ड्स पे हमने लिंक अटैच किया होता है या स्कैनर लगाया होता है। आप बस उस स्कैनर से स्कैन करते हो, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है हायरार्की मेंबर्स लेते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, जनरल सेक्रेटरी होती है और एक हम रेस्क्यू हेड बिठाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू ज़ाहिर सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है, मतलब एनिमल रेस्क्यू में। तो उसके बाद बस आपने एक इंटरव्यू देना होता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लो, आपकी इंटरेस्ट ऐसी हैं कि वो हमें भी बेनिफिट दे रही हैं, तो बस इंटरव्यू के बाद आप डायरेक्टली सोसाइटी के अंदर आ जाते हो। प्लस हम हायरार्की भी हर ईयर अपडेट करते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पहले जिन लोगों ने बस सोसाइटी बना ली है वो हायरार्की मेंबर्स हैं, बाद में आने वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वोटिंग के थ्रू हम हायरार्की भी अपडेट करते हैं और आपकी पार्टिसिपेशन कितनी रही है सोसाइटी में थ्रू आउट द ईयर, उसकी बेस पे आपको हायरार्की में भी कोई पोजीशन मिल जाती है। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हमेशा की तरह किया है। अच्छा हिजाब, मुझे अब आपने ना कुछ लॉ के हवाले से ना मैं एक सवाल आपसे तो पूछता हूँ कि आप क्या समझती हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर लॉज जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है लॉ क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान ना एक बहुत बड़ा लूप होल है। मतलब लॉ बना तो दिया जाता है, लेकिन फिर अथॉरिटीज़ को इतनी शायद पावर नहीं दी जाती कि वो इसको इन्फोर्स कर सके। मतलब आप जैसे आप, मैं उस दिन पीछे पढ़ रही थी कि हॉलैंड वो मुल्क है जिसमें पिछले 1 साल में शायद सिर्फ 2 रेप्स हुए। अब ना वो इस्लामिक स्टेट है, ना उसमें मतलब किसी रिलीजन ने कहा हुआ है सख्ती से रेप को प्रोहिबिट किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में कानूनी तौर पे बड़ी सख्त सज़ा है रेप की। लेकिन हमें खुद भी अच्छी तरह से पता है कि मैक्सिमम रेपिस्ट या कोई भी जुर्म करने वाला जो है वो फ्री फिर रहा होता है। जैसे अब ये मैं केस को रेफर करूंगी, जाहिर जाफिर और नूर मुकद्दम का केस था। अब शायद कोई 4 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है, अभी तक भी उस पर कोई अमल दरामद शुरू नहीं किया गया। लेकिन अगर इस तरह का केस हो जहाँ पे आपको सीसीटीवी एविडेंस भी मिल गया है, आपके मुलाजिम जो हैं वो भी आई विटनेसेस हैं कि उसका वाकई उसके साथ ये जुर्म कमिट हुआ है, तो वहाँ पे इतना टाइम क्यों लगे इम्प्लीमेंटेशन में, जब लॉ ने सीधी सीधी सज़ा आपको दी हुई है। तो वो सज़ा मेरे ख्याल से आप इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम लगा देते हो कि उस दौरान इतने और जुर्म हो जाते हैं उसी सेम कानून को तोड़ते हुए। तो मेरे ख्याल से एक तो पनिशमेंट्स का प्रोसेस आपको ना फास्ट करना है, प्लस जो लॉ बन गया है बस उस पर सख्ती से अमल दरामद करना है, चाहे वो किसी जुर्म अमीर ने किया, गरीब ने किया, मिडिल क्लास ने किया, लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अच्छा मुझे है। ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हिजाब, मुझे एक चीज़ और बता दें कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, अगर इसकी बात करें, तो हमने थ्योरी तो लॉ पढ़ा है, तो प्रैक्टिकल से हमारे स्टूडेंट्स कितने वाकिफ़ हैं कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है? जब तक आप पढ़ के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो चीज़ें, अब पिछले सेमेस्टर्स की हमें बहुत सी चीज़ें भूल गई, हमें याद ही नहीं है, क्योंकि हम उनको प्रैक्टिकली कर नहीं सके थे उस टाइम। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हो, जैसे हमने पहली बार सीपीसी पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको प्रैक्टिकली उसी टाइम साथ साथ करवा देना चाहिए। आप हमें कचहरी ले जाओ, आप बताओ कि ये सूट फाइल हुआ है ऐसे सिविल कोर्ट में, इसमें ये अपील फाइल हुई है, ये सज़ा दे रहे कोर्ट, ताकि हमें थोड़ा बहुत उसी टाइम पता चलता रहे, हमारे दिमाग में बैठता रहे।
बजाय कि वो सारा एक सम अप हो जाती है एक चीज़ एट द एंड और हमें याद ही नहीं होता कि हमने पिछले सेमेस्टर्स में किया क्या है। मतलब मेरे से तो ऐसा ही होता है, मैंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मुझे कुछ नहीं, इतना आइडिया नहीं है। अच्छा हिजाब, आपकी इस बात के अंदर मैं एक एडिशन करता हूँ और बल्कि आपके इल्म में भी पहली बार आज ला रहा हूँ। मैं इस हवाले से एक इनिशिएटिव इंशाल्लाह ले रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी एचओडी मैम के साथ भी राब्ता करूँगा, उनके साथ एक मुलाकात करूँगा। अच्छा। और मेरा इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर साहब जो हैं चौधरी हम्म। नईम गुजर साहब, जी जी। उनके साथ भी पिछले दिनों इस बारे में बात हुई है। अच्छा। मेरा दिल है कि ये जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, यानी जो आपका इंस्टीट्यूशन और फील्ड जो आपका है, इसके अंदर जो गैप है इसको फिल हो मिनिमाइज किसी करना। तरह, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह इस बारे में सोच रखता हूँ और मुझे इसमें आपकी हिमायत भी चाहिए होगी। हम इंशाल्लाह एक मुलाकात करेंगे और ठीक है, अपनी आवाज़ इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह ये बहुत तो अच्छा इंशाल्लाह इनिशिएटिव। ये मतलब है उन तक जब बात पहुँचेगी तो इंशाल्लाह फिर उस कोई पे कोई, स्टेप हाँ। लेंगे, बिल्कुल तो ऐसा ही। इस बारे में अच्छा हिजाब, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे एक बस आपने ना आखिरी एक मैसेज अच्छा सा रिकॉर्ड कराओ ताकि हमारे जितने ऑडियंस हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, पब्लिक सुन रही है, वो कुछ सीखे। अच्छा, मैं जो मैसेज रिकॉर्ड कराऊंगी, मुझे लगता है कि आजकल की सोसाइटी में सबसे जो चीज़ लैकिंग है ना, वो एम्पैथी है। लोग एम्पैथेटिक नहीं है। ये एक बिल्कुल ही सोशल सा मैसेज है, लॉ रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चों की तरबियत में ना माएँ जो है वो एम्पैथी डालना भूल जाती हैं कि आपको इस दुनिया की हर चीज़ के लिए एम्पैथेटिक होना है। इंसानों के लिए एम्पैथेटिक होना है, जानवरों के लिए एम्पैथेटिक होना है, पौधों के लिए एम्पैथेटिक होना है, इन्वायरमेंट के लिए एम्पैथेटिक होना है। मतलब आप जितने मर्जी काबिल हो जाओ, जितने मर्जी ऊपर चले जाओ, एम्पैथी के बगैर मुझे लगता है इंसान कुछ नहीं है। अगर आप खुशी से दिन में 4 वक्त का खाना खा रहे हो और साथ वाले घर में कोई भूखा सो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाबी है। आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं, कम से कम उसका कुछ हिस्सा आपके आसपास के लोगों को ज़रूर मिले। बहुत अच्छा मैसेज हिजाब आपने दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इंशाल्लाह एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।